डेवलपमेंट की। जो बेसिक हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। Web development is the work involved in developing a website for the internet. Web development can range from developing a single static page of plain text to complex web-based application, internet application, like electronic businesses जैसे कि Amazon.com होता है, and social network services जैसे आपका Instagram और Facebook मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें वेब डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको facebook.com या instagram.com या amazon.com जैसी कोई भी अगर आपको साइट बनानी है तो वो आप कैसे बनाओगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा बनाने का। जब भी हम ये साइट ऐसी बनाते हैं तो इसके अंदर दो मेन स्टेप होते हैं, दो मेन डेवलपमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट को आज हम थोड़ा डीपली देखते हैं कि होती क्या है। हम बहुत रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। ये एक लड़का है, इसका नाम है टिंकू। टिंकू को राजमा चावल बहुत पसंद है। हमारा जो टिंकू है ये रेस्टोरेंट पे जाता है, तो रेस्टोरेंट पे जब हमारा टिंकू जा रहा है तो रेस्टोरेंट वालों के लिए वो एक यूजर, एक उनका कंज्यूमर या फिर उनका ग्राहक हुआ। तो जो टिंकू है, इनको हम टेक्निकल टर्म्स में एक वेबसाइट पे अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको कहेंगे वो एक क्लाइंट है या वो एक यूजर है उस वेबसाइट का। तो जो यूजर और क्लाइंट का काम होता है वो बस एक काम होता है, वो काम होता है वेबसाइट या सर्वर से रिक्वेस्ट करना किसी भी चीज की। तो इस केस के अंदर जो हमारा टिंकू, वो हमारे सर्वर या वेबसाइट या हम रियल इसमें रेस्टोरेंट कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमको राजमा चावल खाने हैं। अब जो काम है, जो आपका रेस्टोरेंट है उसके अंदर आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में जाओगे आपको मेन्यू कार्ड दिखेगा, बहुत डेकोरेशन दिखेगी आपको, को उसमें डेकोरेशन दिखेगी, ऑर्डर टेबल होगी। तो उसके अंदर जितनी भी वेबसाइट होगी, जितनी भी वो डेकोरेशन होगी, उन सबको हम कहते हैं कि वो फ्रंट एंड काम है। जो भी हमारे यूजर को विजिबल है उन चीजों को हम कहेंगे फ्रंट एंड है सारा। जितनी भी डेकोरेशन, जिस तरह उन्होंने दिखाया गया है कि हमारे राजमा चावल, छोले चावल ये सब मिलते हैं, वो सारी चीज फ्रंट एंड में आती है। अब जैसे ही हमारे टिंकू ने राजमा चावल को ऑर्डर दिया, वैसे ही वहां से शेफ आए। शेफ ने राजमा चावल बनाने थे तो वो अपने अलमारी में गए, उन्होंने चावल निकाले। उस अलमारी को हम अपने टेक्निकल टर्म्स में डेटाबेस कहेंगे, जहां से हम डेटा को क्वेरी करेंगे, डेटा को रिट्रीव करेंगे। फिर हम उसी डेटा को प्रोसेस करेंगे, मतलब हम अब चावल और राजमा हमने अलग अलग निकाले, उन्हीं राजमा चावल को बना के उन्होंने डेटाबेस रिट्रीव करा, और फिर उस डेटाबेस से उन्होंने जितना भी डेटा निकाला उससे उन्होंने प्रोसेस करा। जैसे इस केस में राजमा और चावल निकाल के राजमा चावल बनाए। और एक मिनट, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, होल्ड करिए प्लीज। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिले। तो इस केस के अंदर जैसे ही राजमा चावल बनते हैं तो वो राजमा चावल हमारा रेस्टोरेंट टिंकू को सर्व करेगा। ये हमारा केस है सिंपल, हमारे यूजर ने राजमा चावल खरीदे। अब इस सिनेरियो को मैं फ्रंट एंड और बैक एंड में ऐसे बताऊंगा कि जो यूजर गया, उसने जो ऑर्डर दिया, जिस मेन्यू में से उसने पढ़ा, उसको हम इसमें कहेंगे फ्रंट एंड, कि भैया उसने फ्रंट एंड में देख के राजमा। अब जो शेफ ने काम करा है ना, चावल निकाले, राजमा निकाले, उनको प्रोसेस करा, कैसे बनाया है, वो सारा टिंकू को तो विजिबल नहीं था, उसे तो नहीं पता कि उसने राजमा चावल कैसे बनाए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बैक एंड। बैक एंड बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो यूजर है उसको विजिबल ही नहीं है कि क्या काम हो रहा है, वो काम हो जाता है, बस उनको, यूजर को सम्मान मिल जाएगा, राजमा चावल मिल जाएंगे, और राजमा चावल जिस तरह प्रोसेस होके आएंगे हम उसको कहेंगे फ्रंट एंड, जैसी राजमा चावल। तो फ्रंट एंड बैक एंड बेसिकली यही है कि जो भी काम यूजर को विजिबल है वो फ्रंट एंड के अंदर आता है, जो यूजर को विजिबल नहीं है वो बैक एंड में आता है। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकल में लेते हैं, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो इसी को हम टेक्निकल लेते हैं। तो हम Amazon.com का एग्जांपल लेते हैं।
तो जब आप Amazon पे कोई भी चीज खरीदने जाते हो, तो जब आप Amazon.com खोलते हो, Amazon, तो Amazon.in के आपके आगे एक ना वेब पेज खुल के आएगा काफी अच्छा। तो ये जो वेब पेज हमें दिख रहा है, इस केस में हम एक यूजर है, तो हमें जो ये वेब पेज दिख रहा है, ये सारा फ्रंट एंड में आता है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो फ्रंट एंड में आएगी। अगर हम यहाँ पे किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, तो हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल खुलेगा, पेंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग खुलेगा। तो हम मोबाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल के लिए वेब पेज खुल के आ जाएगा। अब जो प्रोग्रामर है उसने प्रोग्राम या कोड ये वेबसाइट लिखी एक बार, लेकिन अलग अलग जगह क्लिक करने से वो अलग अलग आउटपुट दे रही है। इस प्रोसेस ये प्रोसेस क्या है, इसको हम कहते हैं बैकएंड। और मैं आपको एक बोनस टिप बहुत अच्छी बताता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट का जाके आप उनका सोर्स कोड देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है वेबसाइट पे कहीं भी जाके, एंड उधर आपको लिखना है, एक मिनट, हाँ उधर आपको लिखना है व्यू पेज सोर्स। ये रहा व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल+U। Amazon.in का पूरा प्रोग्राम, आपके पूरा का पूरा वेबसाइट का कोड आपके आगे आ गया स्क्रीन के ऊपर। ये सारा फ्रंट कोड है, ये जितना भी आप देख रहे हैं। अब जो इन्होंने जो बैक बनाया है, बैकएंड जो प्रोसेसिंग करी है, वो जो कोड है ना, वो नहीं दिख सकता आपको। क्योंकि अगर हम वो जानने लग जाए, अगर हमें गूगल का बैकएंड का ही कोड पता लग गया कि गूगल वर्क कैसे करता है, तो कोई भी गूगल बना लेगा और उनको एक बहुत अच्छा कंपटीटर मिल जाएगा। तो फ्रंट एंड हमें विजिबल होता है, बैकएंड विजिबल नहीं होता। यही डिफरेंस होता है फ्रंट एंड और बैकएंड में। होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि फ्रंट एंड और बैकएंड में क्या क्या डिफरेंस आता है। तो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको बता दिया फ्रंट एंड और बैक एंड में कैसे होता है डिफरेंशिएट। अब मैं आपको थोड़ा इसमें और थोड़ा डीपर करते हैं, बताता हूँ कि बेसिकली फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज आती है हमें जो सीखनी पड़ेगी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हम जब अगर बेसिक सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा HTML, देन हमें सीखना पड़ेगा CSS, देन हमें सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। HTML के अंदर जो भी चीज आएगी ना, वो HTML ये बताता है कि आपके वेब पेज में क्या डेटा दिखेगा, डेटा कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, मेजर रफ आइडिया देता है। राजमा चावल के केस में रखूं तो आपने प्लेट ली, उसमें राजमा डाले, उसमें चावल डाले और दे दिए, ये सिर्फ HTML हुआ। उसमें आपने कुछ एड ऑन नहीं करा है। वो बहुत ही मतलब ठीक है, बहुत सिंपल दिखता है एंड इतना अट्रैक्टिव नहीं होता देखने के लिए। एंड काफी सारे पार्टिसिपेंट ने अपने 8th-9th क्लास के अंदर, स्कूल्स के अंदर आपको HTML सिखाया जाता है। तो वो जो HTML सिखाया जाता है ना, तब सबको बोरिंग लगता है कि हाँ यार HTML बड़ा ही बोरिंग है, इससे वेबसाइट कैसे बन सकती है, इतना मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में, तो कौन क्यों HTML यूज करेगा। लेकिन हम सबको अगर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी सीखनी है, तो हमें HTML की बेसिक नॉलेज बिल्कुल चाहिए, बिना HTML के नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं CSS। CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS बेसिकली एक डेकोरेशन पार्ट में आता है, एक अट्रैक्टिव पार्ट में आता है। हम किसी HTML, बहुत गंदी दिखने वाली HTML वेबसाइट को हम एक बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट कैसे बनाएं। CSS में मेन आता है, आपने बैकग्राउंड कलर बदल दिया साइट में, आपका जो डेटा दिख रहा है उसका फॉन्ट क्या है, उसका टेक्स्ट साइज क्या है, ये सारी चीजें आती है CSS के अंदर। तो जो CSS होता है मेन, अब मैं आपको राजमा चावल का एग्जांपल देके बताऊं फिर से। अभी हमने HTML के केस में दिखाया था कि राजमा डाले प्लेट में, चावल डाले और दे दिया, ये तो हो गया HTML। अगर हमें इसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है, जो कि अलग अलग रेस्टोरेंट देते हैं, तो आपने बड़े ही वो चावल का एक किला सा बना दिया एंड उसमें डेकोरेशन कर दी, प्याज रख दी, चटनी, तो वो CSS होता है। मतलब एक किसी भी चीज को अच्छे से दिखा रहे हैं, वो CSS दिखा रहे हैं वेब पेज के अंदर। तो हम HTML को फटाफट कंप्लीट करके फिर हम सीखने वाले हैं कि CSS क्या होता है। CSS के बाद बेसिक टेक्नोलॉजी के अंदर आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जितनी भी एनिमेशन होती है ना वेबसाइट में, जैसे आपने कई वेबसाइट में जाके देखा होगा कि सर्च बार पे जाते हैं तो सर्च बार पॉपअप होता है, वो सारी एनिमेशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक वेबसाइट के अंदर डालते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे एंड यूजर उसे यूज करने में ईज महसूस करे। उसके बाद ये तो हमारी बेसिक टेक्नोलॉजीज हो गई। इसी के बाद अगर हम और जाए तो HTML को थोड़ा और डिराइव कर सकते हैं हम। इसके अंदर गूगल के फॉन्ट यूज कर सकते हैं, HTML डॉम एंड गूगल चार्ट यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम XML और JSON यूज कर सकते हैं एंड AJAX यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क अलग अलग चीजें आती है। जैसे जैसे हम आगे इस कोर्स में बढ़ेंगे, हम सारी चीजों का एक बेसिक इंट्रो लेते हुए चलेंगे।
आगे इसमें हम चलते हैं कि बैकएंड क्या होता है। बैकएंड के अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें चाहिए होती है, जो कि हम अपने केस में यूज करने वाले हैं पीएचपी। एंड पीएचपी के साथ हम एक डेटाबेस सिस्टम चाहिए जहां हम सबका डेटा सेव होगा, उसको हम कहेंगे डेटाबेस। हम डेटाबेस के अंदर यूज करेंगे डीबीएमएस सिस्टम, इसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम सीखेंगे माई एसक्यूएल का यूज करना है। माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करके हमें कैसे बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें आपको फ्रंट एंड और बैक एंड आपको अच्छे से समझ आ गया? आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके मेरे को बताइए आपको अच्छे से इसमें आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आ गया? ठीक है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड समझ आ गया है। हम आगे चलते हैं HTML की तरफ। HTML टेक्नोलॉजी। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बेसिकली देख लेते हैं होती क्या है। HTML आप सबने 8th 9th में पढ़ा होगा, सब भूले होंगे। तो एक बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनानी है। नोटपैड, आप सबके कंप्यूटर में नोटपैड होगा। आप सबके कंप्यूटर में नोटपैड होगा, तो आपने एक नोटपैड खोल लेना है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं अपनी। हाँ जी, तो आपने एक नोटपैड खोलना है, नोटपैड की फाइल खोलनी है और HTML शुरू करने के लिए आपने वहां लिखना है HTML ये, और फिर नीचे लिखना है HTML ऐसे। अब HTML हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो भी हमारा डेटा डिस्प्ले होता है। सर, हाँ जी सर फॉन्ट थोड़ा छोटा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, अब विजिबल है? यस सर। हाँ जी, तो HTML के अंदर एक मिनट हुआ। हाँ जी, HTML के अंदर हमारा जो मेन होता है, HTML का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली ये होती है कि हम HTML की प्रोग्रामिंग कोई भी बच्चा भी कर सकता है। सबसे इजी प्रोग्रामिंग में मानी जाती है HTML की प्रोग्रामिंग। और जितना भी डेटा डिस्प्ले होता है आपकी साइट पे HTML पे, जितना भी है जैसे Amazon.com दिख रहा है, ये सब HTML पे बना हुआ है। सब कुछ HTML पे बना है। ये जितने भी आप वेब पेज देख सकते हो, चाहे वो इंस्टा का हो, चाहे google.com हो, चाहे फेसबुक हो, वो सब HTML पे बना है। तो हमें HTML सीखना बहुत ही बेसिकली जरूरत है HTML की। HTML के बिना कुछ नहीं। तो HTML डॉक्यूमेंट कभी भी हम शुरू करते हैं बनाना, तो हम उसके अंदर कुछ चीजें याद कर लेते हैं कि हमें ये चीज जरूर लिखनी है। ये चीज ब्राउजर को बताती है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। ये जो टैग्स है, ये ब्राउजर को बताते हैं कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है और आपको इसको एक ऐसा वेबसाइट दिखाना है। HTML डॉक्यूमेंट के उसके बाद इसका सिंटेक्स में आता है हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट, उसके बाद आती है बॉडी। ये जो एक सिंटेक्स होता है, ये एक HTML का सिंटेक्स होता है, ये पूरा का पूरा HTML। ये इसको हम कहते हैं, जो एरो वाले ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको हम एक कहते हैं टैग। टैग हमेशा पेयर में होते हैं जनरली, एंड थोड़े से टैग HTML में ऐसे भी आते हैं जो सिंगल आते हैं। तो जो इसको हम कहते हैं टैग, जो
बिना बैकस्लैश के टैग होता है, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग टैग। बैकस्लैश के साथ टैग होता है, इसे हम कहते हैं एंडिंग टैग। हमेशा पेयर्स में आते हैं। HTML टैग ये बताता है हमारे डॉक्यूमेंट को कि जितना भी हमारा वेब पेज रेंडर होगा वो ऐसा वेब पेज रेंडर होगा। उसके बाद हमारा एक टैग आता है हेड टैग। हेड टैग ब्राउजर को ये बताता है कि इस टैग के भी जितना भी हम कंटेंट लिखेंगे, इस टैग के भी जितना भी हम कंटेंट लिखेंगे, ये सारा का सारा मेटा इंफॉर्मेशन ब्राउजर को पास करेगा। अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो ये आप ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं जहां मैं अपना कर्सर रन कर रहा हूँ। ये सारा का सारा हेड टैग यहाँ रेंडर होगा। हेड टैग के अंदर काफी सारी चीजें आती है। हेड टैग के अंदर एक वो आता है जैसे टाइटल। ये जो लिखा आ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, ये जो चीज लिखी आ रही है ये हम टाइटल टैग से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम हेड के अंदर लिखेंगे माय फर्स्ट वेब पेज। ये हमारा डिफाइन हो गया। फिर बॉडी के अंदर बिल्कुल आप घबराना मत है। टैग देख के मैं एक एक टैग का मतलब आपको समझाऊंगा। ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट हमने तैयार करा है। इसके अंदर हेड टैग का मतलब है जो हमारी मेटा इंफॉर्मेशन है। मेटा इंफॉर्मेशन एक ब्राउजर में ये आती है कि जितनी भी आपकी आपका टाइटल क्या है एंड आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है अपने वेब ब्राउजर के अंदर, वो सारी चीजें आपको दिखेगी हेड टैग के अंदर। मेटा इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर ये भी डिफाइन करते हैं कि ब्राउजर जो हमारा खोल रहा है वो किस विंडो में खोल रहा है। क्योंकि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखी जाए तो हम टीवी के ऊपर भी नेट ब्राउज कर सकते हैं, एक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं एंड अपने फोन में भी ओपन कर सकते हैं। तो हमें जो अपना प्रोग्राम या हमें एक वेबसाइट जो बनानी है वो हमें ऐसी बनानी है कि वो टीवी पे भी बहुत बढ़िया दिखे चलती, फोन पे भी बहुत बढ़िया दिखे चलती। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हेड टैग के अंदर डिफाइन होती है। उसके बाद हमारा बॉडी टैग आता है, ये आप देख सकते हैं बॉडी टैग। इसके अंदर जितना भी एलिमेंट ये वाले आते हैं ना, amazon.in लिखा आ रहा है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें बॉडी टैग के अंदर डिफाइन होती है। और मैंने एक बॉडी टैग के अंदर एक टैग डाला है H1, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। H1 टैग गलत की फुल फॉर्म है हेडिंग 1। ये टैग सिर्फ और सिर्फ हेडिंग दिखाता है कि हमारे पेज की ये एक हेडिंग है। तो हम अगर हमें ये वेबसाइट रन करनी है तो हम इसको सेव एज करते हैं। ऑल फाइल्स, और एंड में हम इसको एक्सटेंशन दे देंगे .html। यहाँ मेरी HTML फाइल सेव हो गई और जैसे ही मैं इस फाइल को क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने टाइटल लिखा था वो यहाँ लिखा आ गया, और यहाँ जो चीज आनी थी वो माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ लिखी आ गई। तो सबके पास आप सबके सब कंप्यूटर के सामने पीसी लेके बैठे हैं। हेलो, तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर यही सेम प्रोसेस करिए। नोटपैड खोलिए। नोटपैड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक बार ये लिखिए और एक वेब पेज रेंडर करके आप मेरे को बताइए कि आप सब ये कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बेसिक चीजें ही हमें बिल्कुल सीखनी पड़ेगी, इसी के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे आप मेरे को ये बताइए कि कौन कौन है जो थोड़ा सा भी इसमें HTML के बारे में जानता है और कौन है जो बिल्कुल HTML के बारे में नहीं जानता है। तो मैं उसी हिसाब से आपको सबको सिखाऊंगा। जिसको भी दिक्कत आ रही है वो देख सकता है। हमने जैसे ही ये टेक्स्ट फाइल में लिखा है तो हमें फाइल पे जाके इसे सेव एज करना है। एंड जैसे ही हम इसे सेव एज करेंगे तो ये सेव एज अ टाइप आ रहा है, यहाँ पे लिख के हमें ऑल फाइल्स करना है और फाइल नेम के साथ में हमें डॉट लगा के एक्सटेंशन जोड़नी है HTML। और जैसे ही आप ये करेंगे, मैंने यहाँ पे फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ जस्ट। जैसे आप ये बनाएंगे तो आपको एक ऐसी फाइल मिलेगी और जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपका HTML डॉक्यूमेंट रेंडर हो जाएगा।
आप करके देखे, हुआ आपका? हेलो। यस सर, हो गया। हाँ जी। आगे चलते हैं हम अपने इसी लिस्ट में। तो आई होप सबका हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो पूछ ले मेरे से डाउट अभी इस चीज को लेके, इस सिंपल कोड को लेके। एक एक टैग आपको समझ आ गया? कोई सा भी टैग अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे को बता दीजिए। ये हमारा कोड है, ये आप सब कॉपी कर लीजिए अपने अपने पीसी में। बाद में मैं आपको ये सेम कोड मेल कर दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो जो भी हम काम करेंगे वो मैं आपको मेल कर दिया करूंगा, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे या कोड लिखेंगे। तो अगर फाइल बन गई है, ऐसे इंडिविजुअल पूछने में तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर सबकी फाइल बन गई है तो प्लीज मेरे को एक बार चैट के अंदर यस लिख दीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि एंड समझ पाऊँ सबकी फाइल्स बन गई है यहाँ। ठीक है। अब हमने सबकी फाइल्स यहाँ तैयार हो गई है, काफी लोगों के इनपुट्स आ गए हैं। तो हम आगे चलते हैं इसी फाइल के अंदर। हम इस फाइल को आगे कैसे एलोबरेट करेंगे। तो H1 टैग होता है हमारा हेडिंग टैग। इसके बाद हम आज एक नया टैग सीखेंगे जिसे हम कहेंगे P टैग। जो P टैग होता है वो बताता है एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ कोई भी हम HTML के अंदर लिख सकते हैं। तो P टैग के अंदर हम लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से फाइल को सेव एज करना पड़ेगा क्योंकि वाली फाइल में चेंज नहीं आया है। माई फर्स्ट डॉट HTML ऑल फाइल रिप्लेस करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ इस फाइल को रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट कैसे डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। तो पैराग्राफ टैग आपको समझ आ गया, हेडिंग टैग आपको समझ आ गया। टैग्स के साथ आप बेसिक्स हो गए कि हाँ जी टैग क्या होता है, टैग क्या करता है। इसके बाद कई सारे टैग हम HTML में सीखने वाले हैं। मैं आपको एक लिस्ट आज मेल करूंगा, एक PDF फाइल मेल करूंगा जिसके अंदर मैंने सारा का सारा HTML कोर्स डिजाइन कर रखा है कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो हेडिंग टैग आपको आ गया है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। आप सबने बना लिया होगा हेडिंग 1 है। ऐसे ही हेडिंग 1 to 6 तक जाती है। जो सेम फाइल है वो 1 to 6 तक जाती है। आप H1 की जगह चेंज करेंगे तो आप H6 भी डाल सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ एंड 5 बार और करता हूँ। कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 2 इस फाइल को हम सेव एज कर लेते हैं, ऑल फाइल्स डॉट HTML। और हम इसको जाके यहाँ से रिलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग की कितनी ऑल्टरेशन हो गई। H1 यूज कर रहे थे तो बहुत बड़ी हेडिंग लिखी आ रही थी, और जब हम H2 यूज कर रहे हैं तो उससे थोड़ी छोटी हेडिंग लिखी आई। फिर हम H3 यूज कर रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सबको विजिबल हो। H3 हम आ रहे हैं तो उससे छोटी हेडिंग आ गई, H4 आ रहे हैं तो उससे छोटी, H5 आ रहे हैं तो उससे छोटी, और H6 में हमारी सबसे छोटी। ये हमारी हेडिंग की वेरिएशंस है एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? मतलब अगर आप लिखना चाहो, अगर हमें बोल्ड नहीं चाहिए एंड हम बात करें कि पैराग्राफ है और हेडिंग में क्या फर्क होता है। टेक्स्ट तो दिखा रहे दोनों। फॉर्मेटिंग तो हम पैराग्राफ की भी ऐसे कर देंगे कि वो हेडिंग की तरह दिखे, डिजाइन या स्टाइल डाल के। तो हेडिंग क्यों जरूरी होती है? हेडिंग इसलिए एक HTML डॉक्यूमेंट में जरूरी होती है कि जो हमारा सर्च इंजन होता है ना, जैसे Google.com,
ये जो जब सर्च करता है तो ये बेसिकली ना हेडिंग्स को रेंडर करता है सबसे पहले एक वेबसाइट में। अगर कोई नई साइट डाली अमेजोन और google.com का जो सर्च इंजन है वो इसके अंदर हेडिंग्स को रेंडर करेगा। जैसे मोबाइल अगर हेडिंग टैग में होगा तो जैसे ही आप मोबाइल सर्च करोगे तो यहाँ पे इसका एक रेफरेंस दे देगा। इसलिए हमारी हेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है और हम बहुत ज्यादा बड़ी हेडिंग भी ले सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा ऑल्टर करें। तो उसके बाद अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल टैग की तरफ। एक मैं आपको नया टैग बताता हूँ, HR। कहाँ चला गया ये टैग मेरा, अभी लिखा था मैंने, HR .html। ये टैग क्या करता है, ये टैग आपके पेज के ऊपर ना एक बहुत बढ़िया सी लाइन खींच देगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे ये एक HR टैग की लाइन आई है, ये टैग एक बहुत बड़ी लाइन खींच देगा आपके पेज पे, बस सेक्शन को बांटने के लिए। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूज में टैग कभी काम नहीं आता, ये टैग कभी काम नहीं आता। ये बस एक ये ले कि एक लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल रूल इसलिए है। तो इसके बाद मैंने आपको हेड एलिमेंट्स के बारे में बताया कि हेड एलिमेंट्स के क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हेडिंग टैग, मैंने आप सबको पूरा बता दिया है हेडिंग टैग ही होता है। अब हम चलते हैं हेडिंग के बाद पैराग्राफ टैग के ऊपर। पैराग्राफ टैग को हम कैसे ऑल्टर करा सकते हैं। HTML जो है ना वो बेसिक प्रोग्रामर्स के लिए एंड बेसिक वेब डेवलपर्स के लिए बनाई है एक्चुअली, कि कोई भी इस लैंग्वेज को सीख पाए। तो जिन्होंने बनाई है उन्होंने इसमें क्या रखा है, अगर आप एंडिंग टैग देना भूल भी जाते हैं, जैसे मैंने P टैग बनाया है एंड P को क्लोज नहीं करा है, तो एरर आना चाहिए। बट जो HTML के डेवलपर्स है उन्होंने क्या करा, उन्होंने एरर को रेक्टिफाई वो नहीं करा कि एरर शो नहीं करेगा, आपका वेब पेज रेंडर हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपना एंडिंग टैग लगाना भूल गए और ना भी लगाए, बट ये टैग लगाना बहुत जरूरी है एज अ गुड डेवलपर। आप देख सकते हैं अगर मैं दोबारा पेज रेंडर करता हूँ तो पैराग्राफ फिर भी शो हो रहा है, जबकि कोड के अंदर हमने यहाँ पी टैग नहीं लगाया है फिर भी शो हो रहा है। इसका ये मतलब है कि वो हमारे एरर्स को भी अपने आप ठीक करके शो कर रहा है। लेकिन अगर आप ये टैग लगाना भूल जाएंगे और आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाते हैं तो ये रह नहीं कर पाएंगा कि वो टैग कहाँ लगाना है। और इस वजह से आपकी वेबसाइट्स में अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाएंगे या डिस्प्ले बिगड़ जाएगा वेबसाइट का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी एक आप HTML बनाना शुरू करें, कभी भी डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करें या कोड लिखना शुरू करें, तो जब आप शुरू करें, आप कोई भी टैग खोले ना, जैसे मैं HTML टैग ही खोलता हूँ, तो साथ ही साथ उस टैग को बंद करें एंड फिर अंदर लिखना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपके एरर आने के चांस एक वेब पेज के अंदर कम हो जाएंगे। तो प्लीज इसका ध्यान जरूर रखना अपने HTML उसमें बनाते हुए। एंड पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने आपको पैराग्राफ में बताया, आप इसके अंदर ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इसमें स्टाइल डाल सकते हैं, CSS में हम वो सीखेंगे। देन उसके बाद जो हेडिंग टैग होता है, आप जब भी एक नई हेडिंग लिखेंगे तो वो हमेशा एक नए उसमें आएगी, नई लाइन में शुरू होगी। लेकिन जब भी आप पी टैग एंटर करेंगे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज सेकंड पैराग्राफ। सेव मार लेते हैं इसे। अब आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक एलिमेंट है पैराग्राफ का, ये दोनों अपने अलग अलग लाइन में आए। कुछ सारे एलिमेंट्स हमारे HTML में ऐसे होते हैं कि हमारी जो HTML रेंडर करती है ना, वो हमेशा ऐसे रेंडर करती है। आप कर्सर को देखिए ऐसे, अगर यहाँ हमने लाइन ब्रेक नहीं डाला है तो यहीं से दोबारा चिपक के लिखना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें तो इसमें नया टैग इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइन ब्रेक टैग। ब्रेक लाइन कह सकते हो आप इसे। ये टैग जस्ट एक लाइन ऐड कर देता है। मैं सॉरी, फुल टैग BR
अब मैं इस डॉक्यूमेंट को रेंडर करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करना, इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के अंदर स्पेस आ गई, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई। तो लाइन ब्रेक टैग हमारा यही काम करता है, एक लाइन ऐड कर देता है इसके अंदर। एंड पैराग्राफ टैग की मैं आपको इसके अंदर एक काफी डिसएडवांटेज बताऊं कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ सॉरी, एंड इसी को कॉपी करके मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, कंट्रोल वी, एंड ये काम थोड़ा सा बोरिंग आपको स्कूल में इसलिए लगता है क्योंकि बार बार आपको फाइल को सेव एज करना पड़ता है एचटीएमएल फॉर्म में, जो कि हम इसको आगे खत्म कर देंगे और मैं आप सबको एक एडिटर बता दूंगा जिससे आपको ये काम बोरियत नहीं रहेगा, बोरियत भरा, क्योंकि वहां सेव एज बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैसे लिखा है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, जबकि अपने कोड के अंदर मैंने यहाँ पे एंटर दबा रखा है, ऐसे आना चाहिए, लेकिन वो टैग ऐसे दिखा रहा है क्योंकि एचटीएमएल मैंने आपको बताया हमेशा हॉरिजॉन्टली रेंडर करता है पेज को, और जितना भी हम यहाँ पे डालेंगे ना वो रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा स्पेस। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने या तो हमने यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बीआर टैग, या फिर आप एक प्री टैग का यूज कर सकते हैं, प्री, अब आप देखिए, अब देखिए आप कैसे हमारा दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ शो है। तो जो हमारा प्री टैग है ये वाला, प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आई होप आप इस सबके नोट्स बना रहे हैं और आप एक एक चीज लिख रहे हैं, वरना मैं आप सबको एक डॉक्यूमेंट बना के भेज दूंगा जिसमें सारे के सारे टैग डिफाइन होंगे क्या होता है, ताकि आगे फ्यूचर में आपको डिफिकल्टी ना आए। तो जो प्री टैग होता है वो हमें बताता है कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ना ये प्री फॉर्मेटेड है, तो अगर अगर इसके अंदर स्पेस आ रही है तो ब्राउजर उसको एज इट इज दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ ज्यादा ऐसे वाली स्पेस भी डालता हूँ, कंट्रोलर कहाँ गया, आ गया, डॉट एच टी एम एल और फाइल, तो ये देखिए स्पेस यहाँ पे शो हो गई। लेकिन अगर हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड वाला टैग नहीं यूज करेंगे तो ये लाइन को खा जाएगा ब्राउजर और शो नहीं करेगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लोगों को यही आती है कि जब वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अपना बनाते हैं तो एक अच्छे से स्पेसिंग नहीं दे पाते अपने ब्राउजर के अंदर, और ज्यादा वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड फिर वो कहते हैं कि एचटीएमएल से साइट तो बनी नहीं सकती, एंड बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बस टैग्स की सही नॉलेज होनी चाहिए। एंड फ्यूचर के लिए अभी हमने नोटपैड एक यूज करा है कंप्यूटर एचटीएमएल बनाने के लिए। फ्यूचर में अब आप एक यूज कर सकते हैं, एक आता है विजुअल स्टूडियो, आप अपने सभी अपने पीसी के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पे कर लिया। आपके सबके पास विंडोज है, किसी के पास एप्पल भी है, एप्पल या लिनक्स कोई यूजर है यहाँ पे तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उनके लिए एक अच्छा एडिटर बता दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बेस्ट एडिटर है कोड एडिटिंग रीडिफाइंड। एक और इससे बड़ा सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। वो हर पीसी इतना काबिलियत नहीं होती हर पीसी में कि वो सॉफ्टवेयर यूज करता है, काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, बहुत लोगों के पीसी हैंग कर जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये वाला एक सॉफ्टवेयर बोलूंगा, विजुअल कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ये सॉफ्टवेयर आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए, और इस सॉफ्टवेयर का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसी को मैंने ओपन करा है अभी। इसके अलावा भी इतने ये ओपन होता है, आप यूज कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब फ्री ही है। ये नोटपैड प्लस प्लस है सॉफ्टवेयर,
और इसकी जगह आप एक एक्सप्रेशन आते हैं, वो तो फिर विजुअल स्टूडियो कोड जैसा ही है। आप सबलाइन यूज कर सकते हैं। एंड फिर मैं आपको इसका भी बेनिफिट दिखाता हूँ, ताकि आपके लिए HTML सीखना बहुत ही आसान हो जाए एंड आप इंटरेस्ट लेके इस HTML को सीख पाए। इसलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर थोड़े इंटरेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि नोटपैड में कोडिंग करना बहुत ही बोरिंग हो जाता है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा गया है, हो ही जाए लगभग। क्या हो गया इसे? टाइम लगा रहा है आज ओपन होने में। अच्छा, इसको वो खोलते हैं, माइक आ गया। हाँ जी, ये काफी जूम्ड इन है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसे। तो इसके अंदर जैसे ही हम अपनी फाइल खोलते हैं, अभी जो हमने बनाई थी, ये कहाँ गई, ये वाली, खुल जाओ फिर से। हमारी फाइल सेव रही है, तो हम इसी फाइल को सीधा सेव मार सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मेरा पेज खुल गया है, और आप देख सकते हैं इसमें कलर स्कीम कैसी आ गई। आप ये खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। HTML सारा ब्लू, जितने भी टैग्स हमारे ब्लू कलर में यहाँ शो हो रहा है। एंड मैं अब आपको इसका बढ़िया मेन बेनिफिट दिखाता हूँ, मैं क्यों इसे प्रेफर करता हूँ। जैसे ही मैं इसमें टैग खोलता हूँ, ये अपने आप क्लोज कर देगा टैग को, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर। आप कोई भी टैग लिखिए, सपोज मैं टी टैग लिखता हूँ, अपने आप टैग क्लोज हो गया। इससे बढ़िया बात है। और इस फाइल के अंदर आप कुछ भी जैसे लिखिए, मैं यहाँ पैराग्राफ एक ऐड कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। एंड जैसे ही मैं सेव, कंट्रोल एस करके मैंने सेव करा, मैं फिर से यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, तो मेरी यही वाली फाइल सीधा, ये देख सकते हैं आप, सेव नहीं हुई, सेव क्यों नहीं हुई है? कोई दिक्कत आएगा। हाँ देखिए, वहाँ पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। मैंने दोबारा वही फाइल सेम ओपन करी, तो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तो आपको बार बार कंट्रोल सेव करके सेव एज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आप सबको बताता हूँ, आप सब अपने पीसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। एंड सीधा अब हम मिल देंगे आपको अगली क्लास के अंदर। तो मैं होप करता हूँ कि सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, क्योंकि अगर आप नोटपैड पे काम करेंगे तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज रहेगा। एंड फिर सब आप बोर फील करेंगे कि नहीं, इसमें तो बड़ा टाइम लगता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। जैसे कि आज सबको लगा होगा कि बार बार सेव करना इतना मुश्किल है, HTML चलाना तो बहुत ही वो रहेगा। तो मैं सबको आपको बोलता हूँ, या तो आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्रेशन आता है। फ्री है ये सभी, पेड नहीं है कोई भी, तो पायरेसी भी हमें नहीं करनी है सॉफ्टवेयर की। सारे के सारे जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर बताई बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स। माइक्रोसॉफ्ट की साइट खोलकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो अपने सारे सभी कंप्यूटर के अंदर आप कोई सा भी एक एडिटर इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आप सबको प्रेफर करूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करिए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने कोड में बढ़ेंगे तो इसके अंदर काफी सारे जैसे मल्टी फीचर, हमें सारी लाइन में H1 करनी है सारी लाइन, तो मैं मल्टी कर्सर यूज करके एक साथ H1 कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सब आपको दूसरे एडिटर्स में नहीं मिलता। नोटपैड तो बिल्कुल बकवास है ये सब एडिटिंग करने के लिए। देखा काम कितना आसान हो गया। यही काम अगर मैं नोटपैड के अंदर कर रहा होता तो मेरे को क्या क्या करना पड़ता, सेव एज करना पड़ता। तो सभी ये इंस्टॉल कर लीजिए ऐप, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड या फिर कोई भी कोड एडिटर। एंड हम फिर मिलेंगे कल ही मिलते हैं। आज डे क्या है, एक मिनट, थर्सडे है, तो कल फ्राइडे है, कल क्लास होगी। एंड कल हम सीखने वाले हैं HTML के अंदर। आज हमने H1 और P टैग सीखे, कल हम सीखेंगे H1 टैग के अंदर स्टाइलिंग कैसे करते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज आ रही है इसमें कलर कैसे डालेंगे। फिर हम कल सीखेंगे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करके कैसे दिखाना है,
किसी और लिंक्स सीखेंगे बनाना कि एक वेब हमें पूरा वेबसाइट कैसे बनाने की, अलग अलग वेब पेजेस हो, इधर क्लिक करें तो दूसरा वेब पेज खुल जाए या कहीं, ये सब हम कल सीखने वाले हैं। तो कल के लिए मैंने आपको बता दिया है। एंड कल मैं होप करता हूँ सारे के सारे अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर ले, तो मैं आप सबका देख पाऊँ। तो अगर कोई भी डाउट अभी HTML के अंदर आया है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, जहाँ भी दिक्कत आई है। अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, चैट में भी आप पूछ सकते हैं। जो ये वेबसाइट की हैकिंग वगैरह होती है, ये इसको HTML की कोडिंग चेंज कर सकती है? सर आपकी आवाज़ मेरे को ऑडिबल नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया कि आप दोबारा बोल सकते हैं थोड़ा, या फिर आप टाइप कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो ये वेबसाइट की हैकिंग वगैरह होती है, हैकिंग? हाँ, तो ये HTML की जो कोडिंग वगैरह चेंज करके करते हैं? हाँ जी सर, जैसे अगर किसी को किसी से बदला लेना है तो क्या करते हैं, जहाँ पे भी उसकी जितनी भी वेबसाइट होती है, जैसे amazon.in है, तो ये जितनी वेबसाइट होती है ना, ये एक सर्वर पे स्टोर होती है किसी के कंप्यूटर पे, और वो इंटरनेट को प्रोवाइड कर रही होती है। तो जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वर हैक कर लेते हैं और उसके अंदर अपना ही एक HTML कोड डाल देते हैं, जिसके अंदर वो ये लिख सकते हैं, जैसे वो ये लिख देते हैं सिंपल, वो कुछ भी डाल सकते हैं, उनकी मर्जी है, HTML कोड चेंज कर देते हैं वो, योर साइट इज हैक्ड, एंड वो उसको पब्लिश कर देते हैं, तो वो साइट हैक हो जाती है। यही होता है मेन हैकिंग, जैसे कि वो तो ये इतना HTML ही ईजी चेंज कर देते कैसे, हैं। क्या चीज? ये इतना ईजी कैसे हो जाता है ये साइट हैक करना? सर साइट हैक करना इजी नहीं होता। अगर आपको किसी का HTML चेंज करना है तो आपको सर्वर हैक करना पड़ेगा उसके लिए। ओके। सर अगर आपको हैकिंग सीखनी है उसके लिए भी दूसरा कोर्स होगा, एंड हैकिंग के अंदर मैं आपको बताऊं तो सर्वर हैक करना काफी मुश्किल होता है। सर्वर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, एंड फिजिकली जो होते हैं, जैसे आप बैंगलोर में आप जाओगे तो आपको सर्वर मिलेंगे, गूगल के सर्वर कैलिफोर्निया में है, तो गूगल के सर्वर इंडिया में भी है। तो सर्वर हैक करना पड़ता है, अगर आप किसी भी साइट का HTML चेंज करोगे तो नहीं होगा। आप किसी का तो HTML आप देख सकते हैं। सिखाओगे सर्वर? सर मैं हैकिंग नहीं सिखाता यहाँ, एंड एथिकल हैकिंग तो फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि इसका कोर्स स्टार्ट करें हम आने वाले दिनों में, लेकिन अभी सर्वर हैकिंग के ऊपर हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। कल हैकिंग में हम सिर्फ वाईफाई हैक करना, आपका मोबाइल फोन एंड्रॉयड को हैक करना, आईफोन हैक करना, ये सब सीख सकते हैं। सर्वर हैकिंग पे हम अभी नहीं जाएंगे, अगर मैं हैकिंग शुरू भी करूंगा तो। हैकिंग तो गलत चीज है, आप ऐसे कैसे सिखा रहे हैं? सर हैकिंग गलत चीज नहीं है, हैकिंग दो पार्ट में आती है, एक होते हैं व्हाइट ग्रे हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, एंड एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो हैकिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस टेक्नोलॉजी का। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी को उड़ा दे तो गाड़ी चलाना गलत नहीं है, बट आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हैकिंग साइबर सिक्योरिटीज में आती है और लोग हैकिंग सीखते हैं, फिर गूगल खुद हैकिंग कराता है कि भाई तुम हैक करो, तुम मेरा हैक करो, ताकि मैं जान पाऊं कि मेरी वुलनरेबिलिटीज कहाँ है वेबसाइट के अंदर, एंड उसको मैं ठीक करूं तो मेरी वेबसाइट एक अनहैकेबल बन जाए, कोई हैक ना कर पाए उसे। इसलिए हैकिंग जरूरी होती है सीखना, मतलब इस वर्ल्ड में। ओके ओके, थैंक यू। और कोई डाउट आपको HTML के रिगार्डिंग या बैक एंड फ्रंट एंड के रिगार्डिंग आ रहा हो, या फिर आपको पेस थोड़ा तेज लग रहा हो कि बहुत तेज से हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है? क्योंकि मैं इस पेज से चल रहा हूँ कि बिल्कुल जिसको कंप्यूटर चलाने में सिर्फ नोट पैड चलाना होता हो वो भी एक वेबसाइट बनाना सीख जाए। हो सकता है कुछ लोगों को ये काफी धीरे लग रहा हो कि बहुत धीरे चल रहा है ये। तो अगर यहाँ पे सभी बेसिक वो है कंप्यूटर में तो मेरे को बता दीजिए, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा और हम तेज से सीख जाएंगे। एंड नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक के अंदर हम अपना HTML खत्म करके एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना लेंगे HTML के थ्रू। ओके, स्पीड इज फाइन। एंड और किसी के जो आपको आज नहीं समझ आया हो, कोई टैग ना समझ आया हो, वो बता दीजिए। सबको आ गए समझ? अगर कोई भी डाउट हो, आप यहाँ थोड़ा हिचकिचा रहे हो कहने में या चैट पे लिखने में, तो आप यहाँ भी मेरे को प्राइवेटली चैट करिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर